So students, today we are going to start our second chapter, that is banking, and it is a part of our commercial mathematics and very simple chapter. It contains only one formula and a simple application of that formula. So let's start our topic, that is chapter 2, banking. The chapter contains the recurring deposit accounts, because in a bank there are so many types of accounts, but in this chapter we need to study only recurring deposit account, that is known as RD accounts. So there are basic concepts which you all need to know. In the introduction part, the business of receiving, safeguarding and lending money is called banking. तो जो banking है उसका मतलब क्या है? जो बैंक हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने भी, तो उसमें बैंक का जो फंक्शन है वो क्या है? बैंक पैसे हमसे लेता है, उसकी सेफ गार्ड की गारंटी लेता है और उस पैसे को जिसको जरूरत होती है उसको लोन पर देता है. ठीक है ना? इन जनरल, people who have some spare money do not keep it with them to avoid the risk of losing or it by theft etc. They deposit this spare money in the bank. तो जिन लोगों के पास कुछ स्पेयर मनी बचता है और वो ये सोचते हैं कि वो मनी जो है वो लूज कर सकते हैं या चोरी हो सकता है, तो उसके लिए वो उसको बैंक में जमा करते हैं. इन द बैंक द मनी इज सेफ एज वेल एज इट फैचेज इंटरेस्ट ऑन इट. वो कहते हैं बैंक के अंदर दो फायदे हैं, एक तो सेफ है हमारा मनी, दूसरा बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट देता है. ऑन द अदर हैंड, सम पीपल नीड मनी टू स्टार्ट देयर बिजनेस और टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, सो दे बोरो मनी फ्रॉम द बैंक एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट ऑन इट. तो जो बैंक है वो क्या कर रहा है कि हमारे पैसे की सेफ गार्डिंग कर रहा है, हमें इंटरेस्ट पे कर रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लोग जिनके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है वो बैंक से लोन लेते हैं और बैंक उनको कुछ इंटरेस्ट पर, मतलब उनको लोन जो ले रहे हैं उसके ऊपर कुछ और पैसे भी देने पड़ते हैं साथ में एज ए इंटरेस्ट, वो बैंक को पे करना पड़ता है. तो ये बात बट नेचुरल है कि जब बैंक हमें इंटरेस्ट देगा और जो लोन ले रहा है बैंक से वो इंटरेस्ट बैंक को दे रहा है, तो दोनों इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा. कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा होगा? जिस आदमी ने लोन लिया है उसको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा और बैंक हमें इंटरेस्ट कम देगा, ताकि जो बीच का जो अमाउंट है उससे वो सारे अपने फंक्शंस को प्रॉपरली कर पाए. ठीक है, आगे देखो क्या है. दस अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ टेकिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी. तो बैंक का काम क्या है कि पैसे लेना और पैसे देना. पैसे ले रहा है आदमी से और दूसरे आदमी को लोन दे रहे हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फ्रॉम इट्स बोरोअर्स इज यूजुअली हायर देन व्हेन इट पेज टू द डिपॉजिटर. ये बात समझ ली हमने कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बोरो कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा होगा और जो हमें पे कर रहे हैं उनके लिए, डिपॉजिटर्स के लिए, कम होगा. In addition, money taking and money lending, the bank also performs various other functions, and almost every individual and every section of society deals with the banks in one way or other. वो कह रहे हैं बैंक जो है वो सिर्फ मनी की लैंडिंग और मनी टेकिंग के काम के अलावा भी कई सारे काम करता है. ठीक है. Some of the main functions of bank are, अब बैंक के कुछ functions बताए जा रहे हैं हमें. पहला जो फंक्शन है वो है रिसीविंग मनी फ्रॉम द डिपॉजिटर. ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है. दूसरा फंक्शन है लैंडिंग मनी ऑन डिमांड. ये भी ठीक है, जिस किसी को जरूरत है तो उसको जो मनी है वो लोन पे दे सकते हैं. तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग अदर यूजफुल सर्विसेज टू द सोसाइटी. सोसाइटी को दूसरी सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे द जनरल पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सेट्रा. नाउ अ डेज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैलरीड पर्सन गेट देयर सैलरी थ्रू बैंक्स. तो दूसरी फंक्शन क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर भी हम लोग जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब की जो सैलरी है वो हमें बैंक के थ्रू मिलती है. तो बैंक का ये फंक्शन भी हो गया यहाँ पे. बैंक हेल्प इन ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. एक जगह से दूसरी जगह हमारे मनी को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. इन बिग सिटीज द स्कूल फी, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल, गवर्नमेंट लोन, इंस्टॉलमेंट, इनकम टैक्स एक्सेट्रा आर पेड थ्रू बैंक्स. है ना. हम अपनी स्कूल की फीस जनरली, अब तो सारे स्कूल्स के अंदर यही है कि सारे स्कूल्स की फीस बैंक में जमा होती है. हम मैक्सिमम बिल अपने बैंक में जमा कर सकते हैं. हम लोन, इंस्टॉलमेंट, इनकम टैक्स वगैरह एट द सोर्स बैंक पे कटवा देते हैं. तो बैंक की ये फंक्शंस भी हैं. बैंक प्रोवाइड लॉकर्स फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स. बैंक के अंदर लॉकर्स भी होते हैं जिनमें हम अपने वैल्यूएबल रख सकते हैं. दे प्रोवाइड ट्रैवलर चेक, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा टू बेनिफिट टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स. तो टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के लिए ट्रैवलर चेक और फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करता है. ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, सम अदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड विद द बैंक विच आर हाईली बेनिफिशियल टू द पब्लिक. तो ये पब्लिक की यहाँ पर अलग दूसरी सर्विसेज में भी हेल्प करते हैं. अब आती बात कि हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे. बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो कितने तरीके के अकाउंट हैं और हमें पढ़ना कौन सा है उसमें से. ठीक है. Types of account. Second point, out of the various types of account, deposit
schemes, मतलब जब हम अकाउंट खोल रहे हैं तो हम पैसे को जमा कराने के लिए वो अकाउंट खोल रहे हैं. Provided by the bank, we shall confine our discussion to the popular and most commonly used bank account, namely recurring deposit account. तो हम जिस अकाउंट को यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो recurring deposit account या RD अकाउंट के नाम से जाना जाएगा. और भी अकाउंट होते हैं, ठीक है ना, सेविंग अकाउंट भी होता है, लेकिन हम रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को पढ़ेंगे और उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे क्या यूज करना है. अब देखो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है. रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या आरडी अकाउंट क्या होता है. अंडर दिस स्कीम अ डिपॉजिटर चूजेस अ स्पेसिफाइड अमाउंट एंड डिपॉजिट दैट अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. क्या कर रहा है इस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, क्या हो रहा है कि जो डिपॉजिटर है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है और उस अमाउंट को हर महीने जमा करता है, एवरी मंथ, चोजन बाय हिम और हर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट. तो जब इस अकाउंट को ओपन करेगा तो उस समय जब फॉर्म भरेगा वो उस फॉर्म में मेंशन करेगा कि उसको कितना पर मंथ पैसा जमा करना है, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है. दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम 3 months to 10 years. तो ये जो पीरियड है हमें कितने टाइम के लिए जमा करना है, ये 3 months से लेकर 10 years तक हो सकता है. At the expiry of this period, called the maturity period, the depositor is paid the lump sum amount, called the maturity value. जब हमारा जो हमने फॉर्म के अंदर भरा होगा कि हमने सपोज 5 years के लिए पैसा जमा कराना है, पर्टिकुलर अमाउंट मंथली, तो जब वो 5 year कंप्लीट हो जाएंगे, उस पीरियड के बाद जो हमें पैसा मिलेगा उसको मैच्योरिटी अमाउंट कहते हैं. और वो जो पीरियड है हमारा, जो कि हमने 5 year सेट किया, वो मैच्योरिटी पीरियड कहलाया जाता है. अब आती बात की जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होंगी. द मैच्योरिटी value of RD account means recurring deposit account, includes the amount deposited by the account holder together with the interest compounded quarterly at the fixed rate. तो जो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसमें 2 तरीके के पैसे होंगे. एक तो वो जो हमने जमा किए, एक वो जो हमने जमा किए उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिला, और वो इंटरेस्ट भी कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली. क्वार्टरली वो हमारे लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में मिलता है. दिस रेट इज फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इज रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम. और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा आरबीआई जो है वो फिक्स करता है और वो टाइम टू टाइम उसको चेंज करता रहता है. इतनी बात तो हमारे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की हो गई. आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कौन सा यूज होना है इसके लिए. तो यहां पर जो हम कंप्यूट करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम समझने जा रहे हैं. तो कंप्यूटिंग मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. तो एक आरडी अकाउंट की मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी. मान लेते हैं लेट द सम ऑफ रुपीज पी बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ इन अ बैंक फॉर n months. तो 2 चीजें हमने यहाँ पे फिक्स की. एक तो हमने कितने पैसे जमा करने हैं, रुपीज पी जमा करना है, और हर महीने जमा करना है, और कितने मंथ के लिए करना है, n months के लिए करना है, ठीक है. अब आती बात, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R% पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया R% है, तो द इंटरेस्ट ऑन द होल डिपॉजिट इज कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला जो कि हम यूज करेंगे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए. तो जो इंटरेस्ट होगा वो होगा P मल्टीप्लाइड बाई n इंटू n+1/2 इंटू 12 इंटू R/100. ये फॉर्मूला फिक्स्ड है. इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, जहां पर कि सिंस द टोटल सम डिपॉजिटेड इन n months, तो यहां पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स. ईयर नहीं है ये, मंथ में अगर हमें जो पीरियड है वो ईयर में दिया तो उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो जो टोटल सम डिपॉजिट n month के अंदर है, ध्यान से समझना, हमने n month में कितना पैसा जमा किया, दैट इज इक्वल टू सम डिपॉजिट एवरी मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स. बात समझ में आ रही है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने P अमाउंट जमा कर रहे हैं, हम पहले मंथ में P किया, फिर दूसरे मंथ में P किया, फिर तीसरे मंथ में P किया, ऐसे करते करते हम सपोज हमने यहाँ पर 10 months जमा किया अमाउंट, है ना. ये हमने टोटल अमाउंट जो जमा किया वो 10 महीने जमा किया. तो आप बताओ कितने अमाउंट जमा हुआ. तो आप सब जानते हो अच्छी तरह से कि P को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. जितने महीने हमने जमा किया और कितना अमाउंट जमा किया, तो वही चीज यहाँ लिखी है P इंटू n. तो P इंटू n क्या है, हमारा टोटल सम डिपॉजिटेड है, क्योंकि हमें मैच्योरिटी के टाइम पर जो अमाउंट मिलेगा उसमें क्या चीज ऐड होंगी, 2 चीज ऐड होंगी. आपको मालूम है, बचपन से पढ़ते हुए आते हो आप, एक फॉर्मूला पढ़ते हो बचपन से आप लोग, और वो फॉर्मूला है अमाउंट का फॉर्मूला, है कि नहीं. अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. यही तो होता है. अब प्रिंसिपल क्या है, वो पैसा जो हमने जमा किया. अब मान लेते हैं कि वो पैसा हमने P जो प्रिंसिपल था वो जमा किया n months के लिए, तो ये Pn हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आई बात. P इंटू n तो हमारा प्रिंसिपल हो गया जो n month के लिए जमा हुआ, प्लस इंटरेस्ट क्या है, वो फॉर्मूला हमने अभी यहाँ देख लिया. ये फॉर्मूला अभी हमने देखा ना, इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जिसको मैंने n सर्कल कर दिया रेड से. तो ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे. वो क्या है,
P मल्टीप्लाइड बाई n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। तो ये हमारा टोटल अमाउंट का फॉर्मूला निकल के आया जो कि हमें यूज करना है इस चैप्टर के अंदर। दिस इज द टोटल अमाउंट जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी हमें, ये जो मैंने रेड से एनसर्कल करा। इसको आगे हम देख लेते हैं क्या है। तो देयरफॉर द मैच्योरिटी वैल्यू दैट इज एमवी, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब टोटल मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट विल बी इक्वल टू टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट ऑन इट, जो मैंने भी कैलकुलेट करके दिखाया। तो टोटल सम कितना डिपॉजिट किया, P इंटू एन प्लस अपना इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो ये हमारी मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। बस एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला लगेगा। सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, वेरी करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अब हम इसके एग्जाम्पल्स जो है, सॉल्व एग्जाम्पल, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखो क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स। पहली बात कि किरण ने 200 पर मंथ 36 मंथ डिपॉजिट करना है। किसमें करना है, इन अ बैंक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट में जमा करना है उसको। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2012 में आया आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो P क्या है इसके अंदर, प्रिंसिपल 200 रुपीज है। N देखो क्या है, 36 मंथ्स। N को किस में होना चाहिए, मंथ्स में होना चाहिए, बिल्कुल मंथ्स में दिया हुआ है। रेट क्या है, 11%, करेक्ट। हम चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। इन्होंने 2 स्टेप में सॉल्व किया है। सबसे पहले इन्होंने आई निकाला, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P है ना इंटू N 36 इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12। देखो सारी वैल्यूज रख दी हमने। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है राइट साइड में। आई का फॉर्मूला क्या है, P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। तो P की वैल्यू कितनी है, 200 है। देखो ध्यान से, P की वैल्यू 200 है। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। जो P है उसकी वैल्यू 200 रखी हमने। N की वैल्यू क्या रखी, 36 रखी। दोनों जगह पर यहाँ पर भी 36 रखेंगे, ठीक है। रेट की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो ये बात हमें यहाँ पे नजर आ रही है लेफ्ट साइड में। इसको सॉल्व करके आई की वैल्यू कितनी आ गई, ₹1221। अब आती बात कि हमने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था बैंक में, वो किया था P इंटू N, है ना। प्रिंसिपल कितना है, 200 इंटू 36। तो हमारा अपना पैसा कितना गया, 7200 रुपीज गए। और हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 1221। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, द अमाउंट दैट Kiran will get at the time of maturity will be equal to 7200 plus 1221, and the final answer is ₹8,421. Now here comes question number 2. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, मोहन डिपॉजिटेड ₹80 पर मंथ इन अ क्यूमुलेटिव दैट इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 years, 6 साल उसने जमा किया। फाइंड द अमाउंट पेबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल 80 रुपीज है पर मंथ, करेक्ट। जो P है वो 80 रुपीज आ गया। अब देखो नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे, क्योंकि वो 6 years की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 6 years में नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, 6 इंटू 12 दैट इज 72 मंथ्स। तो N कितना हो गया, 72 हो गया। अब इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। वैल्यू रख दो, P की वैल्यू 80 है, N की वैल्यू 72 हो गई। तो अगली वैल्यू 73 अपॉन 2 इंटू 12 हो जाएगी। रेट है 6%, तो 6 अपॉन 100 हो गया। इसको सॉल्व करके कितना आएगा आंसर, 1051.2। अब आती बात कि उसको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट पेबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी विल बी सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। अब सम कितना डिपॉजिट किया उसने, वो होता है P इंटू N। तो प्रिंसिपल कितना 80 और नंबर ऑफ मंथ्स कितने 72 प्लस हमने इंटरेस्ट निकाला जो, इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 6811.2। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर R.K. नायर गेट्स ₹6। देखो ये रिवर्स क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जो R.K. नायर हैं उनको रुपीज मिले 6455 एट द एंड ऑफ 1 year at the rate of 14% per annum in recurring deposit account. Find the monthly installment. तो रिवर्स क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो आप देखो कि इसमें हमें मैच्योरिटी वैल्यू पहले से दी हुई है और आपसे मंथली इंस्टॉलमेंट पूछी जा रही है। तो हम इसको सिंपल मेथड से करते हैं, ठीक है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट जो है, हम इसका ऑल्टरनेटिव मेथड पढ़ेंगे, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो मंथली इंस्टॉलमेंट हम X रुपीज मान लेते हैं। लेट मिस्टर नायर डिपॉजिट ₹X पर मंथ। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, X रुपीज हो गया, मंथली इंस्टॉलमेंट X हो गई। अब हमें जो N है वो कितना दे रखा है, 12 मंथ्स दिया हुआ है, ठीक है। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14%। तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। अब प्रिंसिपल कितना माना हमने, X रुपीज माना। N कितना है 12,
तो n+1 13 हो गया अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 था, 14 अपॉन 100, तो इसको सॉल्व करके हो गया 0.91x। अब आती बात कि उन्होंने पैसा कितना जमा किया 12 मंथ्स में, तो 12 मंथ्स में उसने हर मंथ में x रुपये जमा किए, तो 12 मंथ्स में कितना पैसा जमा हुआ, 12x जमा हुआ। और मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना पैसा हमने जमा किया 12x प्लस इंटरेस्ट, तो वो हो गया 12.91x। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी थी 6455, तो इसका मतलब 6455 किसके बराबर हो जाएगा, 12.91x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने x मान के पूरी मैच्योरिटी वैल्यू निकाली और क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 6455 डिवाइडेड बाई 12.91, जिसको कि सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ रहा है 500। तो इसका मतलब मिस्टर नायर ने 500 रुपीज पर मंथ मंथली इंस्टॉलमेंट दी थी। तो ये क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अहमद हैज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड रुपीज 2500 पर मंथ फॉर 2 years। इफ ही गेट्स रुपीज 66,250 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो चीजें सिंपल है और ये 2011 में आया आपके बोर्ड में। ठीक है, तो आप देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखो सबसे पहले प्रिंसिपल देखना है, तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, प्रिंसिपल दे रखा है 2500 और हमें टाइम कितना दिया 2 years, तो 2 years को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 मंथ्स। तो टोटल मनी डिपॉजिट कितना हुआ बैंक में 24 इंटू 2500, करेक्ट, 24 महीने जमा किया हमने 2500 रुपये एक मंथ के अंदर, तो टोटल 60,000 रुपीज हो गया कि नहीं हो गया। अब मैच्योरिटी अमाउंट कितना था 66,250, करेक्ट। तो मैच्योरिटी अमाउंट और जो हमने पैसा जमा किया बैंक में उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक कितना हुआ, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल सम डिपॉजिटेड, दैट इज 66,250 माइनस 60,000, तो 6,250 क्या निकल के आ गया, बोलो इंटरेस्ट आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल बात है। तो हमारा पहला पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो प्रिंसिपल कितना है 2500, एन कितना है 24 और इंटरेस्ट कितना है 6,250, तो हमने आई का फॉर्मूला लगा दिया। देखो राइट साइड में आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। एक फॉर्मूला याद रखना है बस आपको ये वाला। तो इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में 6,250 जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला, प्रिंसिपल कितना है 2500, एन कितना है 24, एन प्लस 1 हो गया 24 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट, रेट कितना है हमारा, जो रेट है वो तो हमें फाइंड आउट करना है, यही तो क्वेश्चन था। तो आर को आर ही रखा देखो अपॉन 100। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आप सब जानते हो कैसे करना है। तो जो आर है हमारा वो क्या निकल के आ गया 10% निकल के आ गया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, आपको आना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज 11,364 इन 4 years। तो देखो हमें टोटल मैच्योरिटी वैल्यू दी है, टाइम दिया है। इफ द मंथली डिपॉजिट इज रुपीज 200, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मंथली डिपॉजिट कितना है 200 है, ठीक है, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 11,364 है। टाइम को हमें किस में चाहिए होता है, मंथ्स में चाहिए होता है। तो हमें कितने 4 year दिए हैं, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मंथ्स हो गया टाइम। अब मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, जो अमाउंट डिपॉजिट किया प्लस इंटरेस्ट है ना। तो अमाउंट कितना डिपॉजिट किया पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 अपॉन इंटू आर अपॉन 100 है ना, फॉर्मूला लगा देंगे पूरा। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है 11,364, प्रिंसिपल कितना है 200, एन कितना है 48, अगेन प्रिंसिपल 200, एन 48, एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 48 प्लस 1 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है तो आर ऐसे ही रखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11364 और 200 इंटू 48 हो गया 9600, जो कि लेफ्ट में आके माइनस का हो गया, देख लो है ना। 11364 में से 9600 माइनस किया और बाकी पार्ट को सॉल्व करके 196 आर आ गया। तो यहां से जो आर की वैल्यू है अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 9% आ जाएगा। तो मुश्किल नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, एक फॉर्मूला बस इसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो मोनिका हैड अ आरडी अकाउंट इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिटेड रुपीज 600 पर मंथ। ठीक है, 600 पर मंथ प्रिंसिपल हो गया। इफ द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट वाज रुपीज 24,930 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम। तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू दी है और रेट दिया हुआ है। फाइंड द टाइम इन ईयर्स फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। मतलब एन निकालेंगे हम, पहले फॉर्मूले से एन निकालेंगे तो एन किस में आएगा, मंथ में आएगा। उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने जो अकाउंट है वो मान लिया कि एन मंथ्स के लिए होल्ड किया
है ना, हेल्ड किया। जो मोनिका है उसने n मंथ्स के लिए डिसाइड किया कि उसको 600 रुपीज़ पर मंथ जमा करने हैं। तो प्रिंसिपल कितना है 600, रेट 10% दे रखा है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट होगा p इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 r अपॉन 100, करेक्ट। प्रिंसिपल 600 है, n हमें पता नहीं है तो ऐसे ही रहेगा n वाला पार्ट, और रेट कितना है 10, तो इसको सॉल्व करके कितना हो गया 5 इंटू n+1 अपॉन 2, करेक्ट। अब जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, मनी डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे ये वाला, है ना। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 24,930, मनी कितना डिपॉजिट किया 600, कितने मंथ के लिए किया n मंथ के लिए किया, तो 600n हो गया। और बाकी सारा इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो हमने सॉल्व करके पहले ही निकाल लिया था। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे सामने, देखो 5n² प्लस 5n प्लस 1200n माइनस 49,860, करेक्ट। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो हमारे सामने n² प्लस 241 एंड माइनस 9,972 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे हम, मतलब 9972 जो है 9972, या आप 9th क्लास में पढ़ के आते हो, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। और इसके फैक्टर्स इस तरीके से बनाएंगे कि उनका सम या डिफरेंस 241 आ जाए। तो वो निकलता है 277 इंटू 36, ये होता है 9972, और 277 माइनस 36 करें तो 241 आता है, जो कि हमें चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर हमने लिखा है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया है। n², मिडिल टर्म थी 241n, इसको लिखा 277n माइनस 36n माइनस 9,972 इज इक्वल टू 0। आप सब फैक्टर बनाना जानते हो, तो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लो n, और नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 36 कॉमन ले लोगे। सारे बच्चे जानते हैं फैक्टर बनाना, अगर नहीं जान रहे तो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। देखो तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस जगह से, तो यहाँ से पहली दो टर्म में से n कॉमन आएगा तो क्या बचेगा n प्लस 277, और नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 36 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n प्लस 277 इज इक्वल टू 0। अब फाइनली जो ये दो टर्म है इनके अंदर से कॉमन आ रहा है ये n प्लस 277, तो n प्लस 277 कॉमन ले लेंगे इनके अंदर से, तो क्या बचेगा हमारे पास, पहली टर्म में n बचेगा और दूसरी टर्म में माइनस 36 बचेगा। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास दो निकल के आ रही हैं। एक n की वैल्यू देखो ये आ गए फैक्टर्स, ठीक है ना, जो मैंने अभी निकाले। तो एक बार n प्लस 277 को 0 रखेंगे तो n की वैल्यू माइनस 277 आएगी। एक बार n माइनस 36 को 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 36 आएगी। आपको मालूम है नंबर ऑफ मंथ्स नेगेटिव नहीं होते, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। अब उसको ईयर में निकालना है टाइम, द टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड इज 36 मंथ्स। इसको 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 3 ईयर्स। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 4 मार्क्स में आ सकता है। अब आता है हमारा जो सॉल्व एग्जाम्पल है, लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 7th एग्जाम्पल क्या है, देखो मोहित स्टार्टेड पेइंग ₹800 पर मंथ इन 6 ईयर रेकरिंग डिपॉजिट। तो मोहित ने क्या किया 800 पर मंथ चालू किया, 6 ईयर्स के लिए उसको डिपॉजिट करना है। तो प्रिंसिपल हमारा 800 हो गया, टाइम कितना है 6 ईयर्स, इसको कन्वर्ट करो मंथ्स में, तो 6 इंटू 12 हो जाएगा 72 मंथ्स। आफ्टर 2 ईयर्स, देखो 2 साल के बाद क्या हुआ, ही स्टार्टेड वन मोर आरडी अकाउंट इन विच ही डिपॉजिटेड 1500 पर मंथ। अब उसने क्या किया 2 साल के बाद एक और आरडी अकाउंट खोल दिया और उसमें वो 1500 रुपीज पर मंथ। इसका मतलब 2 केस हो गए एक ही आदमी के, मतलब 2 उसके अकाउंट हैं। If the bank pays 10% per annum simple interest in both the deposit, find at the end of 6 years which RD will give more money and how much। तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आरडी की बात करते हैं, तो फर्स्ट आरडी की मैच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट आरडी की प्रिंसिपल क्या है 800 है, कितने मंथ के लिए किया 72 मंथ के लिए किया, क्योंकि 6 ईयर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया था 72 मंथ्स में, करेक्ट। प्लस अपना फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट का P n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 R अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है आंसर 75,120। अब सेकंड आरडी की बात करते हैं। तो सेकंड आरडी कितने मंथ के बाद स्टार्ट की थी बताओ, 2 साल के बाद चालू की, और टोटल 6 साल की कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितने साल के लिए सेकंड आरडी चली, बोलो जल्दी से। जो सेकंड आरडी है वो हमारी 4 ईयर्स की चली, क्योंकि टोटल 6 में से 2 माइनस करेंगे। सेकंड आरडी उसने 2 साल के बाद चालू की थी ना, तो 4 साल ही तो चला ही आगे, पहली आरडी के साथ ही खत्म की सेकंड आरडी भी। तो इसका मतलब जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होगी सेकंड आरडी की, उसमें प्रिंसिपल कितना था 1500। अब बताओ कि सेकंड आरडी का टाइम कितना था 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स को कन्वर्ट करो मंथ्स में, कितना हो जाएगा 4 इंटू 12 दैट इज 48। देखो 48 लिखा है यहाँ पे। तो 1500 इंटू 48 हो गया P इंटू एन प्लस P 1500, एन कितना था 48, n प्लस 1 दैट इज 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 86,700। तो आप बताओ कौन सी आरडी ने ज्यादा पैसा दिया हमें जो हमारी सेकंड आरडी है उसने ज्यादा पैसा दिया।
कम टाइम के लिए थी लेकिन उसका प्रिंसिपल ज़्यादा था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो इसका मतलब जो ज़्यादा वाली है सेकंड आरडी वो 86,700 है और कम वाली का मैच्योरिटी वैल्यू निकली 75,120, तो फाइनल अमाउंट निकला 11,580। तो यहाँ से क्या पता लगा हमें, द सेकंड आरडी विल पे मोर बाई ₹11,580। ठीक है ना। तो ये जो हमने अभी समझा यहाँ पे, ये बैंकिंग का कंसेप्ट था पूरा, एंड दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला फॉर द मैच्योरिटी वैल्यू एंड यू नीड टू अप्लाई इन डिफरेंट सिचुएशन। दैट इज व्हाई वी हैव डिस्कस्ड ऑल द सॉल्व्ड एग्जांपल्स हियर। नाउ यू नीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम योर फर्स्ट एक्सरसाइज एंड आई होप you all will be able to do all the questions according to the solved examples, and in the next lecture we are going to discuss the first exercise, and furthermore in the third lecture we will discuss the second exercise. So you need to attempt both the exercise and then you have to see your upcoming lecture, that is lecture number 2 and lecture number 3. Thank you very much.